नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला हो गया है। 109 ड्रोन और 21 मिसाइलों से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक कर दिया है रशिया ने। 9 क्रूज और 8 कैलिबर क्रूज मिसाइल से ये अटैक किया गया। 6 इस्कंदर मिसाइलों से भी हमला किया गया है, यानी इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल भी हमले के लिए हुआ है। यूक्रेन पर कुल 109 ड्रोन्स और 21 मिसाइलों से ये बड़ा हमला किया गया है। टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें पुतिन के कहर की आपके सामने रख रहे हैं। आज यूक्रेन के ऊपर रूस ने बारूद बरसाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गई हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। ये ताजा तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर है यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम के जबरदस्त पलटवार को लेकर, जहां 23 में से 13 मिसाइलों को मार गिराया गया है और 109 में से 93 ड्रोन को भी मार गिराने का किया गया है दावा। तस्वीरें आपके सामने, जहां रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा वार, और खबर यह है कि 23 में से 13 मिसाइलों को मार गिराया गया है। हालांकि 109 में से 93 ड्रोन्स को भी मार गिराने का दावा किया गया। और बड़ी खबर है, रूसी अटैक से कीव में भारी तबाही हुई है। ऑफिस बिल्डिंग को पहुंचा भारी नुकसान। ये देखिए, पूरी की पूरी इमारत धराशायी हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमले के फौरन बाद की। इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में भी कोहराम मच गया है जबरदस्त रूसी अटैक के बाद। ये एक ऑफिस बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से धराशायी हो गई है, बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है रूसी अटैक में। कीव में भारी तबाही मची है और यह हाल तब है जब 23 में से 13 मिसाइलों को मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। ये दो बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने है। 6 इस्कंदर मिसाइलों से अटैक किया गया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कीव की तस्वीरें, जहां ऑफिस बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई है रूसी अटैक में। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये जंग रुकने का नाम तो नहीं ले रही है, लेकिन ये जो ताजा अटैक हुए हैं, बड़े पैमाने पर यूक्रेन को निशाना बनाया है रूस ने, इसके पीछे कोई खास मोटिव, खास मकसद? देखिए, जिस तरीके से बीते 48 घंटे में रूस हमलावर हुआ है, पहले क्रीवी में एक ऐसे होटल को निशाना बनाया गया जहां पर 85 यूक्रेन के सेना के अधिकारी और नाटो के सेना के अधिकारी थे, उन्हें मारा गया। और उसके तुरंत बाद पूरे यूक्रेन में को जिस तरह से दहलाया गया है, लगता है कि रूस की तरफ से एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश अमेरिका को है कि अब जल्द से जल्द शांति समझौते पर वो ग्राउंड पर कुछ करके दिखाए, वरना जितनी देर होती जाएगी यूक्रेन की तबाही उतनी ज्यादा होती जाएगी। जैसा खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि लगातार हमले बढ़ रहे हैं, तो पुतिन की तरफ से इस्कंदर मिसाइल का प्रयोग किया गया, क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया गया और लगभग यूक्रेन के तमाम इलाकों को एक साथ टारगेट करके उन्होंने दरअसल अटेंशन देने की कोशिश की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब शांति समझौते को लेकर जल्द कोई फैसला करे, वरना और ज्यादा तबाही मचती जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से यूक्रेन का दावा है, अगर ये सही है तो इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के पास जो अमेरिका से हथियार आए हैं उसमें एयर डिफेंस के लिए और फिर एयर डिफेंस के इतने मतलब रिसोर्सेस आए हैं जिसके जरिए वो ड्रोन को हो या फिर इनके मिसाइल को मार गिराने का दावा कर रहा है। हालांकि इंडिपेंडेंट रूप से इसको वेरीफाई करना अभी मुश्किल है कि क्या यूक्रेन का दावा सही है, लेकिन अगर ये सही है तो इसका मतलब है कि यूक्रेन के पास हथियारों की नई खेप आ गई है और तब ऐसी सूरत में दो तरफा जंग जो है वो और अधिक बढ़ने वाली है। बिल्कुल, दावा तो यही किया गया है यूक्रेन की तरफ से कि 23 में से 13 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा आपका जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है और ये रामनवमी पर दिल्ली के शाहीन बाग में पदयात्रा को लेकर खबर है। नए वक्फ कानून के समर्थन में पदयात्रा, सीएए धरना स्थल पर पदयात्रा की मांग और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की तस्वीरें भी अब होंगी आपके सामने। आपको बता दें, पदयात्रा के आयोजकों और दिल्ली पुलिस में बहस को लेकर भी खबर आई है। दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है धरना स्थल पर मार्च की इजाजत। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पदयात्रा निकाल रहा है।
तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की पदयात्रा के दौरान ही उस जगह पर साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने भी अपने स्तर पर तैयारी कर रखी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल पर मार्च की इजाजत नहीं दी है और यही वजह है कि पदयात्रा के आयोजकों और दिल्ली पुलिस में बहस को लेकर भी खबर है। इस खबर पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी जितेंद्र, फिलहाल हालात और तस्वीर इस वक्त कैसी है, बताएं। बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाऊं तो एक बार फिर से शाहीन बाग जो छावनी में बदला, अब जरा संजीव तस्वीरें दिखाइए। ये वही जगह है जहां पर सीए के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट था। आज यहां पर एक पदयात्रा और निकाली जा रही थी, लेकिन वो किसी विरोध में नहीं बल्कि समर्थन था वक्फ कानून जो आए उसको लेकर के। शहजाद हमारे साथ हैं। आपने जो है शाहीन बाग को ही क्यों चुना, ये धन्यवाद पदयात्रा के लिए? भाई यहाँ हम रहते हैं, ये क्या बात हो गई, इसको क्यों चुना? यहाँ के निवासी खास मकसद नहीं, कोई खास मकसद नहीं है। हाँ। ये हमारा इलाका है, हम यहाँ रहते हैं। हमें एक ये मैसेज देना है कि यहाँ के भी लोग जो हैं देश के वजीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके साथ है। उनके ऐतिहासिक जो फैसला है, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, जो ये चोरों का जो अड्डा जो चोरों ने बना रखा था, चंद परिवारों ने उस पर जो गुंडली मार के बैठे थे पिछले 70 सालों से और मलाई खा रहे थे, नाम के ये वक्फ बोर्ड जो है ना गरीबों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है, ये बेचारे जो भी एकदम दबे कुचले लोग हैं उनके लिए, उनको तो आज तक कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ और ये बड़ी तकलीफ की बात है। अगर साथ आपकी तकरार क्यों, आप आगे जाना चाहते थे, पुलिस ने ही रोक दिया? तकरार नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे कोई भी। आपके जाने से माहौल खराब हो जाता? नहीं, कोई कैसे माहौल खराब हो जाएगा जब हम यहाँ के रहने वाले हैं। कोई अंदर एक सिंगल आदमी विरोध में नहीं है, चंद पॉलिटिकल लोगों को। पुलिस ने रोक क्यों रही थी आपको अंदर जाने से? कहाँ रोका? वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप उधर को ना करके इधर कर लो, तो एक दूसरे को कोऑपरेट किया। इधर इस वाली गली में आ गए हम, उधर ना जाके इधर को आ गए। बात एक ही जमात सिद्दीकी यहाँ पर आए, वो कह रहे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उस पर पाबंदी लगे, जांच हो। पहली बात तो सवाल ये खड़ा होता है बोर्ड बनाया किसने है? आप देखिए, चलो अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब दिल्ली में भी आ गई। जब भी कोई देश में सरकार रही हो, कांग्रेस रही हो, हमेशा विरोध में ही रहते हैं। इनका काम क्या है? कोई काम करते हैं ही नहीं करते हैं। अगर इन्होंने जो इस देश के कमज़ोर तबका है मुसलमान, जो वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल हुआ होता, उस पे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्किल सेंटर बने होते, तो आज इस देश के अंदर एक भी मुसलमान अशिक्षित ना होता, एक भी मुसलमान माली हालात से कमज़ोर ना होता। ठीक है, पूरा सक्षम होता और पूरा देश आज जो विकसित भारत का जो तस्वीरें हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी दिखा रहे हैं, जहां आपने देखा किस तरीके से पदयात्रा को लेकर ही शाहीन बाग में भारी पुलिस बल की तैनाती भी है और इस बीच लोगों से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी जितेंद्र। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। साथ ही बोर्ड ने कहा है कि वो सोमवार से डोर टू डोर मुहिम शुरू करने जा रहा है और वक्फ के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया जाएगा। डॉक्टर इलियास साहब हमारे साथ हैं। ये बताइए, अब तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, कानून की शक्ल ले चुका है, अभी भी आपकी जो कह रहे मुखालफत जारी रहेगी? जाहिर बात है कि हमारी मुखालफत तो कानून से है ना, पहले अमेंडमेंट से थी, अब कानून से है कि कानून में जो चीज़ें लाई गई है वो वक्फ बोर्ड को ख़त्म, वक्फ कानून को या वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने के लिए लाई गई है। सोमवार से आपने एक ऐलान भी किया है, एक मुहिम चलने वाली है, वो क्या है, उसके बारे में बताएं। नहीं, कि हमारी जो मुहिम है वो 2-3 चीज़ों के लिए है बेसिकली। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदरन को ये जो हमारी सरकार गुमराह कर रही है और ये बता रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी मनमाने तरीके से चलती है, वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से काम करता है और जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता है वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, वो मिस गिविंग और मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई गई है उसको साफ़ करने की एक कोशिश होगी। दूसरी कोशिश ये होगी कि खुद मुसलमानों को ये बताया जाएगा कि ये कानून के क्या नुकसान हमको होने वाले हैं, क्या हो सकते हैं पॉसिबली। और तीसरी चीज़ ये कि हम पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करके सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ये कानून को वापस लिया जाए। और तमिल हिंदी भाषा को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बयान। तमिलनाडु के नेताओं की मिली चिट्ठी में तमिल भाषा में सिग्नेचर नहीं होते, कम से कम तमिल भाषा में सिग्नेचर तो करें। आज दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। इसमें भारत के कल्चर का, हमारी सॉफ्ट पावर का भी बड़ा रोल है। तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है।
मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। और प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में आज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है आज पीएम मोदी ने। मंडपम से रामेश्वरम तक यह ब्रिज बनाया गया है। 535 करोड़ रुपए की लागत से यह नया ब्रिज तैयार हुआ है। पीएम मोदी ने आज रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल से रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि क्षेत्र के बीच रेल संपर्क की सुविधा बहाल होगी। यह पुल मंडपम रेलवे स्टेशन को रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से देश से जोड़ता है। इस पुल के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने नई रामेश्वरम ताम्रम ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम ने पुल के नीचे से गुजरने वाले एक तटरक्षक पोत को भी रवाना किया। यह पुल लगभग 2.08 किलोमीटर लंबा है। इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जिसे 17 मीटर तक उठाया जा सकता है। इससे ट्रेनों के आवागमन के साथ ही बड़े जहाजों की भी आवाजाही सुगम होगी। ब्रिज के नीचे से शिप गुजरने की प्रक्रिया को एनिमेशन के जरिए 3 चरणों में समझिए। पहले चरण में नए ब्रिज का सेंटर स्पैन वर्टिकली उठाया जाएगा। दूसरे चरण में पुराना ब्रिज टिल्ट करके उठाया जाएगा और तीसरे चरण में ब्रिज के नीचे से शिप निकलेगा। यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है। इस वजह से इसका सेंटर स्पैन सिर्फ 5 मिनट में 22 मीटर तक ऊपर उठता है। श्रीलंका के 3 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज रामेश्वरम पहुंचे। श्रीलंका से लौटते हुए पीएम ने विमान से राम सेतु देखा और इसका वीडियो भी पोस्ट किया। कोलंबो से लौटते वक्त जब पीएम मोदी का विमान रामेश्वरम में समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा था, उसी दौरान उन्होंने विमान में बैठे बैठे श्री राम सेतु का दर्शन किया। रामनवमी के दिन श्री राम सेतु का उड़ते विमान से दर्शन करने का यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है। इसे देखकर आपको भी गर्व महसूस होगा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, कुछ समय पहले श्रीलंका से लौटते समय मुझे राम सेतु के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और एक दिव्य संयोग की बात है कि यह उसी समय हुआ जब अयोध्या में श्री राम लला का सूर्य तिलक हो रहा था। दोनों के दर्शन करके धन्य हो गया। प्रभु श्री राम की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। पीएम मोदी ने रामेश्वरम पहुंचने पर रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वे पारंपरिक धोती, शर्ट और अंग वस्त्रम पहने मंदिर पहुंचे, जहां पुजारियों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन और बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई उनके साथ थे। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के कोटपुतली पहुंचे और रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल हुए। इस महायज्ञ का आयोजन बाबा बालनाथ आश्रम में किया गया था। पिछली रामनवमी से रामनवमी तक हर 5 दिन में समाज के हर हिस्से से एक जोड़ा पवित्र भाव के साथ 108 कुंडी यज्ञ पर बैठकर प्रकृति के संरक्षण के लिए, सनातन के प्रचार के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यहां पर यज्ञ किया है। मैं बहुत कम आयु से सार्वजनिक जीवन में जुड़ा हूं। कई सारे धार्मिक कार्यक्रमों में भी गया हूं, परंतु इस प्रकार का समाज को जोड़ने वाला, व्यक्तियों को धर्ममय बनाने वाला और पर्यावरण की सेवा करने वाला प्रयास मैंने आज तक नहीं देखा। और 7 अप्रैल को बिहार के बेगूसराय जाएंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेगूसराय में पलायन यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। सफेद टी-शर्ट पहनकर यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो भी पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है। कहा, बिहार का युवा दबेगा नहीं, एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बनाएगा। मैसेज बिहार के हर युवा के लिए 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई,
पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। और अयोध्या के राम मंदिर में आज रामलला का सूर्य तिलक हुआ। इस दौरान रामनगरी में भक्तों का जन सैलाब नजर आया। तस्वीरें रामनवमी पर रामलला के सूर्य तिलक की है। दोपहर 12 बजे रघुकुल में रामलला का जन्म होते ही अयोध्या नगरी उल्लास में डूब गई। रामलला का श्रृंगार भोग के बाद सूर्य तिलक किया गया। दोपहर 12 बजे हुए सूर्य तिलक के दौरान रामलला की आभा दिव्य और भव्य नजर आई। राम मंदिर में इस मौके पर रामलला की विशेष आरती भी हुई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामलला का जब जन्म हुआ तब सूर्यदेव अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ वो ऐसा मोहित हुए कि 1 महीने अयोध्या में ही रहे। अब से कुछ समय पूर्व अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। और जयपुर में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बाल मुकुंद आचार्य शामिल हुए। उनसे TV9 भारतवर्ष ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। शोभा यात्रा 70 साल से निकल रही है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आज रामनवमी के पावन दिवस पर संपूर्ण प्रदेशवासी और देशवासियों को बधाई देता हूं। और हमारी जयपुर अपरा काशी, जहां 70 साल से ये परंपरा है कि राम जी का भव्य शोभा यात्रा सूरजपोल मंडी से निकलकर रामचंद्र जी के मंदिर, जो राजाओं के ज़माने का मंदिर है, वहाँ तक जय सिंह जी के ज़माने का बसा हुआ मंदिर रामचंद्र जी का, वहाँ जाती है और महाआरती होती है। और इस पूरी यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त उपस्थित होते हैं। और ये 70 सालों से यही कामना थी अयोध्या में राम मंदिर बने और वहाँ भी भव्य राम जी महाराज विराजमान उस मंदिर में हों। तो उसी शोभा यात्रा में उसी कामना को लेके आज भी अब राम जी बैठ गए तो ज़्यादा प्रसन्नता है। रामनवमी के उत्सव ज़्यादा उत्साह और धूमधाम से मना रहे, क्योंकि राम जी साक्षात अयोध्या विराज गए। और हम जयपुरवासी भी राम जी का उत्सव 70 साल से इसीलिए मना रहे थे कि हमारे राम जी जल्दी से विराजमान हो। रामनवमी पर अभिजीत मुहूर्त में संभल में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। ये चौकी 100 दिन में बनकर तैयार हुई है। डीएम और एसपी ने चौकी में हवन पूजन भी किया। तस्वीरें संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी के उद्घाटन की है। यह पुलिस चौकी संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई गई है। आज संभल के डीएम और एसपी ने इस पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। यह पुलिस चौकी संभल सदर कोतवाली पुलिस थाने के तहत काम करेगी। इस दौरान पुलिस चौकी में हुई पूजा अर्चना और हवन में डीएम, एसपी के अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। उनको उनमें पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो सत्यव्रत चौकी प्रभारी हैं उनको भी पोस्ट दी गई है। और उसके साथ में अभी तक कुल 4 कांस्टेबल हैं, उनको अस्थायी रूप से यहाँ पोस्टिंग दी गई है। उद्घाटन के मौके पर संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी को फूलों और लाइटों से सजाया गया था। और आपने देखा डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई इस वक्त उद्घाटन करने के बाद पुलिस चौकी के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और थोड़ी देर में मीडिया से मुखातिब भी होंगे। लेकिन ये मांग थी कि यहाँ पर पुलिस चौकी होनी चाहिए ताकि हमेशा जो घटनाएं होती हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। और एमपी के दमोह से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मिशनरी अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर के ऑपरेशन करने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई। और इन मौतों के पीछे लंदन का एक मशहूर नाम है, डॉक्टर एन जॉन केम। आरोप है कि दमोह में मिशनरी के अस्पताल में 1 महीने के भीतर 7 लोगों की मौत हो गई। और इन मौतों के लिए एक डॉक्टर को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसने खुद को ब्रिटेन का फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम बताया और अस्पताल में नौकरी ले ली, हार्ट की सर्जरी करने लगा।
सबसे हैरानी की बात ये कि जिस शख्स ने खुद को डॉक्टर एन जॉन किम बताया, उसका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है और वो दमोह के मिशनरी अस्पताल में आने से पहले नरसिंहपुर में भी नौकरी कर चुका है। हैदराबाद में उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा देश के कई शहरों में धोखाधड़ी कर चुका है। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। दमोह के कलेक्टर ने जांच का आदेश दे दिया तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए जांच टीम का गठन किया गया है। वहीं एमपी में विपक्ष के नेता उमंग सिंगार ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप से पूरा देश तबाह हो चुका है, लेकिन भारत ऐसे मुश्किल वक्त में न सिर्फ म्यांमार की मदद कर रहा है, बल्कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जमीन, आसमां और पानी के रास्ते मदद पहुंचा रहा है। 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से आए भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई और 3000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। इस संकट की घड़ी में जब म्यांमार को मदद की बहुत जरूरत थी, तब भारत ही था जिसने सबसे पहले मदद का हाथ म्यांमार की तरफ बढ़ाया और ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता और राहत सामग्री पहुंचाने की पहल तेज कर दी। अब भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए 442 टन राहत लेकर नौसेना का आईएनएस घड़ियाल यंगून पहुंचा, जिसमें 402 टन चावल है। भारत ने अब तक 512 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी है, जिसे म्यांमार में भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने यंगून के मुख्यमंत्री यू सोइथीन को सौंपी। भारत से न केवल राहत सामग्री पहुंच रही है, बल्कि एनडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं सेना ने म्यांमार में एक फील्ड अस्पताल भी बनाया है, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। और अब बात हमारे सत्ता सम्मेलन की। TV9 के WITT सत्ता सम्मेलन की खास पेशकश में अब आपके सामने होंगे वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी और नए उद्यमियों के पास बहुत क्षमता है। भारतीय कॉर्पोरेट जगत की भूमिका और अपने संघर्षों से भरे शुरुआती सफर पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के और TV9 नेटवर्क के इस मंच पर, व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे। एक बार आप सब लोग सेटल हो जाइए, क्योंकि अब जो बातचीत होने वाली है ना, वो आप जैसे यंग लोगों के लिए बहुत अहम है। क्योंकि जो सामने हमारे जो शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है ना, वो आप ही की उम्र में थे जब उन्होंने कुछ करने का जुनून हासिल किया था, और आज इतना बड़ा नाम बन गए हैं कि अगर उनकी नेटवर्थ के बात के जीरो में अगर बताऊं तो शायद नंबर कम पड़ जाए। अनिल जी, बहुत 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 स्वागत है आपका। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनिल जी के लिए। अनिल अग्रवाल, चेयरमैन वेदांता लिमिटेड। मैं आज अनिल अग्रवाल, चेयरमैन वेदांता लिमिटेड, उनसे बात करूं उससे पहले अनिल जी, आप उस हर लड़के के, हर युवा के आइकन हैं जो एक छोटे से शहर से, यूपी बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई, अमेरिका और लंदन जाकर दुनिया में छा जाना चाहता है, कुछ कर जाना चाहता है वो, क्योंकि आपने करके दिखाया है। तो मैं पहले उस 19-20 साल के अनिल से बात करना चाहता हूं कि आखिर क्या जुनून था, क्या सपना था, क्या सोचा था जो आप यहां से वहां पहुंच गए। फर्स्ट ऑफ ऑल TV9 का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को अवसर दिया आने के लिए। मैं ऐसे अवसर पे यंग लोगों के साथ बात कर सकूं, उनको देखता हूं तो मेरे को लगता है कि मेरे को अपने दिन याद आ जाते हैं। और इतना बड़ा मंच तैयार किया, मैं कल से देख रहा हूं, आपने पूरे हिंदुस्तान में रौनक मचा दी है और कुछ अलग करके दिखाया है। बहुत 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 धन्यवाद। मेरे हिसाब से हर एक हिंदुस्तानी में एक अलग डीएनए है, वो एक अलग ही हस्ती है। मैं पूरी दुनिया में रह के देख चुका हूँ कि जो रिस्क लेने की एक जो अल्हड़पन है, कुछ करके दिखा देंगे, कुछ कर देंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनमें है। ये मैंने देखा भी है और मेरे को खुद को विश्वास नहीं होता है कि मैं 14-15 साल की उम्र में ही पटना में था। गुड़िया टोली छोटी सी जगह थी, माँ को 500 रुपये मिलते थे, 4 बच्चे थे हम लोग। 10 साल तक उसमें माँ ने हमें बहुत प्यार दिया और हमें रखा। लेकिन सपने मेरे अखबार देखता था, हिंदी का, अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़ता नहीं था। हिंदी का अखबार पढ़ता था तो उसमें बड़े बड़े बिरलास का नाम निकलता था, टाटा का नाम निकलता था। तो मेरे को लगता था कि मैं क्यों नहीं बन सकता।
मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरह का भाव रहता था, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जुनून आ जाए। You know, you were among the foremost corporate leaders in India, and you've expanded outside of India as well. The whole world looks at entrepreneurship, from a prism of role models. They are celebrated as role models. Fortunately or unfortunately, in India, corporate India is seen with a lot of, suspicion, and there is politicization of the corporate capital. Capital as a term is politicized. Does it dishearten you? And, how do we navigate from this and move into a zone where, actually wealth creators and wealth generators are truly celebrated? ये दुनिया ने भ्रम फैलाया है कि हिंदुस्तान आगे नहीं आवे। ये इन्वायरमेंटलिस्ट को भेज देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं, स्कूलों में जो किताबें पढ़ाते हैं वो गलत किताबें पढ़ाते हैं। ये जो भ्रम पैदा, हिंदुस्तान तो एक, आप देखें तो 30% जीडीपी दुनिया के हिंदुस्तानी थी। आज दुनिया जो था ट्रेड में सबसे आगे था। यहाँ सारी दुनिया क्यों आई? मुगल आए लूटने के लिए, तो यहाँ सोना था, चांदी था, वैभव भरा हुआ था, उनको लूटा। अंग्रेज क्यों आए? लूटने के लिए आए, क्यों? भरा हुआ है। अभी भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं रही है। तो अभी जो टाइम आ गया, एंटरप्रेन्योर का टाइम आ गया है। जो भ्रम जो फैलाया है कि खाली खेती से दुनिया नहीं चल सकती है, खेती के साथ में आपको कारोबार, कल कारखाने लगाने ही पड़ेंगे। और दुनिया में पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। और आज हिंदुस्तानी, आप देखिए, हिंदुस्तानी तो पूरी दुनिया को चला रहा है। अनिल जी, आपने कहा कि लोग फेल होने से घबराते हैं। मैंने तो आपके बारे में पढ़ा, आपके 9 बिजनेस फेल हो गए, और आपकी कामयाबी में, लोगों की कामयाबी में कुछ किसी का हाथ होता है, कोई उसके घर का, कोई बाहर का, कोई दोस्त का। आपकी कामयाबी में एक चुटकुले का बहुत बड़ा हाथ है। वो क्या कहानी है? चुटकुला बहुत लोग आते, लोग अपनी बातें कहते हैं, बट अब बोलते हैं इतने फेलियर हुए हैं। तो वो गाना है ना, एक कौन सा गाना है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हैं हिंदुस्तानी। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। आप उस सेक्टर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं, और दुनिया भर में जितनी बड़ी इकोनॉमीज है उनमें नेचुरल रिसोर्सेज के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का बड़ा योगदान है। लेकिन भारत में नेचुरल रिसोर्सेज एबंडेंस में नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छी मात्रा में है। उसके बावजूद वी नॉट बीन एबल टू ड्रॉ द नेचुरल रिसोर्सेज डिविडेंड। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड एंड व्हाई वी हैव टेकन so much time to not truly realize the potential of natural resources in this country? हिंदुस्तान में एक वरदान है। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ खनिज संपत्ति दुनिया में सबसे ज़्यादा है। फिर भी आज हिंदुस्तान में 60% जितने भी ज़मीन के नीचे की चीज़ें चाहिए वो हम इंपोर्ट करते हैं। वो दुनिया को मालूम हो गया है कि हिंदुस्तान कंजम्पशन करता है, मार्केट है। तो यहाँ पे इनका खून चूसो और इनको माल सप्लाई करो। सारा सोना यहाँ आता है, सारा ऑयल और गैस यहाँ आता है। एंटरप्रेन्योर का काम है। तो मैं रात दिन, मैं 30 साल से और 40 साल से और कुछ करता ही नहीं हूँ, खाली मैं ज़मीन के नीचे में देखता रहता हूँ क्या है। जब मैंने काम चालू किया तो मेरे पीछे इन्वायरमेंटलिस्ट लगे, मेरे पीछे समाज लगा कि माइनिंग करना खराब काम है। हमने कहा यार, बूचर हाउस में काटना खराब नहीं है और ज़मीन के नीचे से निकालना खराब है। क्या कर रहे हो? आज हर आदमी पूरी दुनिया में मेरे को बोल रहा है, जो आपने दरवाज़ा खोला, किसी की हिम्मत नहीं थी खोलने की। आप लगे रहे, डटे रहे, और किसी न किसी तरह से, चाहे वो कॉपर हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे सिल्वर हो, उसमें लगा के। और सबसे बड़ी बात है कि आज एंटरप्रेन्योर का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आई है। आज ट्रम्प क्या बोलता है, ड्रिल बेबी ड्रिल, कि हर यंग आदमी जो है पीठ पे ड्रिल रख सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बता सकती है कि भाई यहाँ तेल गैस हो सकते हैं, और वो जाके
ड्रिलिंग मशीन लगा सकता है, उसमें तेल निकाल सकता है। अभी नया शब्द निकला है डिग बेबी डिग, कि आप खोदो, सही तरीके से खोदो, हर चीज़ को सस्टेनेबल वे में करो। ये सब चीज़ के नियम कानून है। धरती माँ और अपने शरीर में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे हम शरीर में अपने ऑपरेशन करते हैं, खोलते हैं, उसको अच्छी तरह से देखते हैं, वो धरती माता में करना चाहिए। तो हमको आज अपने एंटरप्रेन्योर पे बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है कि वो नौकरी खोजे नहीं। जैसे कल भारत प्रधानमंत्री ने कहा नौकरी दें, वो आज 5 करोड़ रुपए तक गवर्नमेंट दे रही है लोन, जिससे कि वो ड्रिलिंग मशीन, एक्सप्लोरेशन मशीन ले सकती है, लेके ट्राई करे, एक्सप्लोर करे। गवर्नमेंट ये भी विचार कर रही है कि जो धरती के नीचे उनको अगर सक्सेस मिली, सक्सेस आपको 50% मिलेगी। आज जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे 70, 80, 90% भी जा सकता है, क्योंकि आपको पहले मालूम हो जाता है इस जगह में कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, या ऑयल है, गैस है। तो ये चालू हो रहा है, ये चालू हो रहा है। और मैं सपना देख रहा हूँ कि हमारे एंटरप्रेन्योर जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज में भी घुसे, क्योंकि सारी दुनिया जो है नेचुरल रिसोर्सेज ही आगे बढ़ी है। वन थिंग फॉर श्योर, that what girls can do in India, nobody can do. I can give you my daughter's example. My daughter was the activist, environmentalist हो गई, she studied all abroad, बोली, then she become animal lover, so she opened hospital, but मैंने उसको pursue करता चला गया मैं, कि बेटा बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर बनना अच्छी चीज़ है, उससे और नौकरियां दे सकती हो, काम आगे बढ़ा सकती हो। जब वो मेरी बात सुनने लगी 3-4 साल से, मैं देख रहा हूँ कि क्या शी इज लाइक ए अमेजिंग। वंस द गर्ल्स हैज टू बी कन्विंस। लड़के लोग तो कोई बात बोल देंगे आप कन्विंस हो जाते हैं, इन लड़कियों को कन्विंस करने के लिए वो दे आर डिफरेंट। उनको एक बार आप कन्विंस कर देंगे तो दुनिया आसमान छू लेती है। क्या बात है सर, क्या बात है। और देखिए अनिल जी से बात करते जाएं तो घंटों बीत जाएंगे, समय का पता नहीं चलेगा, लेकिन समय की पाबंदी है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस।